नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। समान नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद अचानक इस मुद्दे पर हलचल काफी तेज हो चुकी है। केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता बिल को संसद के मॉनसून सत्र में पेश कर सकती है। 3 जुलाई को संसदीय स्थायी समिति की एक बैठक भी बुलाई गई है। ये बैठक भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में होगी। सरकार यूसीसी बिल को मॉनसून सत्र में पेश कर सकती है। 3 जुलाई को संसदीय समिति 2 राउंड की बैठक करेगी। पिछले साल इस पैनल ने गोवा के पुर्तगाली सिविल कोड की स्टडी के लिए वहां का दौरा किया था, क्योंकि गोवा में पहले से समान नागरिक संहिता लागू है। 22वें लॉ कमीशन ने कुछ दिन पहले ही आम लोगों और धार्मिक संगठनों से समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर 30 दिनों के भीतर अपनी सलाह देने के लिए कहा है। इधर देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद की मीटिंग में कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें समान नागरिक संहिता को लेकर लाया गया प्रस्ताव भी शामिल है। जमीयत ने साफ तौर पर कहा कि कॉमन सिविल कोड किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। इसमें समान नागरिक संहिता को लेकर लाया गया प्रस्ताव भी शामिल है। कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, एआईएमआईएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, सपा, डीएमके इसके विरोध में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह चुके हैं कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी पर बहस छेड़ी जा रही है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपका ने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले। नंबर 1 कर सकते क्या आप यहां पर हिंदू भाइयों को कल्चर बोलेंगे, यहां पर इस्लामिक प्रैक्टिसेस की यूनिफॉर्मिटी यहां पे निकालना चाहेंगे आप। बीजेपी और प्रधानमंत्री ये बात को भी भूल गए, सेक्शन 2 जो है हिंदू मैरिज एक्ट में आदिवासियों को एग्जम्पशन देता, कर सकते क्या प्रधानमंत्री उसको? यूनिफॉर्म तो बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाने का सुझाव और तलाक को विधि सम्मत बनाने पर जोर भी दिया जा रहा है। तो यूसीसी को लेकर विहिप ने सरकार को सुझाव भी दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में की थी यूसीसी की वकालत। संसदीय स्थायी समिति की 3 जुलाई को बैठक बुलाई गई। जमीयत उलेमा हिंद कॉमन सिविल कोड के विरोध में है। तो कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू और तमाम विपक्ष के नेता इस बिल के विरोध में हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि समान नागरिक संहिता है क्या। समान नागरिक संहिता
यानी यूसीसी का अर्थ है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों का एक कानून होगा। शादी, तलाक, गोद लेने और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। और अब इसके पक्ष और विपक्ष में क्या बहस हो रही है, ये भी आपको बता देते हैं कि यूसीसी लागू होने पर हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून, विशेष विवाह अधिनियम जैसे कानूनों की जगह लेगा। समान नागरिक कानून तब सभी नागरिकों पर लागू होगा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इसके समर्थकों का तर्क है कि यह लैंगिक समानता की बढ़ावा देने, धर्म के आधार पर भेदभाव की कम करने और कानून प्रणाली को सरल बनाने में मदद करेगा। तो वहीं विपक्षी पार्टियां, विपक्ष के नेता इसके विरोध में है। तो चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम स्कॉलर समी अगाई जी और वीएचपी कार्यकर्ता अंकित चौबे जी। तो साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, तो अध्यक्ष संस्कृति बचाओ मंच के चंद्रशेखर तिवारी जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले समी अगाई जी, देखिए अभी मानसून का समय चल रहा है, तो ज्यादा बरसात के कारण जो सब्जियां महंगी हो गई हैं, खासकर मिर्ची भी महंगी हो गई है और मिर्ची का जो तीखा स्वाद है अब महंगाई के कारण लोगों को लगने लगा है, मिर्ची लगने लगी है। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी का जिक्र किया है और इस मानसून सत्र में यूसीसी बिल आ भी सकता है, तब से कई विपक्षी नेताओं को भी मिर्ची लगी है और आपको भी हम देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। तो आखिर क्यों, अगर एक देश है तो एक संविधान होने में प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? समी आ गए जी। नहीं, मैं समझता हूं कि समस्या तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सवाल इनकी मंशा पर है। इनकी कथनी और करनी में जो फर्क दिखाई देता है उस पर प्रश्न चिन्ह है। अभी आप कह रहे थे समान नागरिकता संहिता अगर लागू होगी तो सभी धर्मों की जो है पद्धति एक सी हो जाएगी। मेरा मानना यह है कि भारत के अंदर जो विवाह कानून है, सबके अलग अलग पर्सनल लॉज है, उसके अनुसार आज होती है। क्या ऐसी स्थिति में अगर जब एक कानून बन जाएगा तो सारी शादियां एक ही धर्म के अनुसार होंगी? क्या वो सब लोग शादी के लिए, फेरे के लिए मजबूर किए जाएंगे या निकाह के लिए मजबूर किए जाएंगे? क्या ऐसी स्थिति में नहीं, जो आप ये जिक्र कर रहे हैं, आपको भी पता है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा इस तरह का कोई जिक्र नहीं होगा उसमें कि शादी कैसे करनी है। उसमें यह नहीं होगा कि हिंदू रीति रिवाज से करनी है कि मुस्लिम रीति रिवाज से करनी है। मुझे लगता है आप इसको ज्यादा अतिशयोक्ति आप बना रहे हैं। आप इसको आप भागीरथ जी, आप स्वयं ही कह रहे हैं ना कि एक समान कानून होगा, तो वो समान कानून क्या होगा? पहली बात तो यह है कि भारत सरकार अगर कोई बिल लाना चाहती है तो उसका ड्राफ्ट पहले वो सबके सामने रखे, जनता के सामने रखे कि हम इसको इस प्रकार से लागू करना चाहते हैं, फिर उस पर लोगों की राय ले। जैसा भी आपने कहा, लॉ कमीशन ने 1 महीने का समय दिया था, सारे धर्म गुरु, सारे लोगों से उन्होंने उसकी राय मांगी है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जहां तक मेरी जानकारी है, वो अपना एक पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक मेमोरेंडम देगा कि इस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। तो अभी पहले तो सरकार ये बताए कि वो चाहती क्या है, करना क्या चाहती है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तो अच्छी बात कही आपने, लेकिन मुझे बताइए अभी जब आप खुद कह रहे हैं पहले ड्राफ्ट सामने आ जाए, तो फिर आप लोग ये विपक्षी नेता, जो विपक्षी पार्टियों के नेता, वो विरोध क्यों कर रहे हैं? पहले ड्राफ्ट तो सामने आने दीजिए कम से कम, जैसा आप खुद कह रहे हैं। आप भागीरथ जी, आप जो मैंने कहा अभी, हाँ, कि भाजपा की नीयत पर शक है। भाजपा की अभी तक जो भी आप देखेंगे इस 9 साल के अंदर, 2018 के अंदर भी विधि आयोग ने इसको साफ तौर पर खारिज कर दिया था, क्योंकि पुनः जो है 2024 का चुनाव है और उससे पहले 4 स्टेट में विधानसभा के चुनाव है, तो वोटों का ध्रुवीकरण करना है। इन्हें करना धरना कुछ नहीं है। अगर इन्हें करना होता तो 9 साल के पीरियड में मोदी जी को कभी याद नहीं आई। चुनाव तो हर साल होते हैं, अभी कुछ पहले भी चुनाव हुआ है, पिछले साल भी चुनाव तो हर साल होते हैं। मुझे लगता है कभी भी इस तरह के मुद्दे सामने लाए जाएंगे तो हमेशा ये बोला जाएगा चुनाव के लिए किया जा रहा है। चुनाव तो हर साल होते हैं। मुझे बता दीजिए कोई ऐसा 1 साल बीता जहां पर चुनाव नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। अंकित चौबे जी, ठीक है, आपने जो बात कही, ठीक है समी जी, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। अंकित चौबे जी ये कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार की मंशा से प्रॉब्लम है। पहले वो ड्राफ्ट तो भेजे कम से कम, लेकिन जब मैंने इनसे जिक्र किया कि फिर पहले ही विरोध क्यों, वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार की मंशा से हमें समस्या है, हमें पता है कि वो ठीक नहीं करने वाली। अंकित चौबे जी, सर्वप्रथम तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लेने का मन बनाया है, उसके लिए सर्व हिंदू समाज और पूरे भारत देश के 125 करोड़ लोग उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। दूसरी चीज, जैसा कि मेरे मित्र जो अभी आपको बता रहे थे कि भाजपा की मंशा पे सवाल है, तो दिक्कत इन्हें हर चीज से है,
तलाक जैसा कानून, हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, 3 तलाक का जब कानून आया, 3 तलाक के कानून में आज वो अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस कर रही है पूर्व के अंदर। दूसरी बात देखो है कि जब हिंदुस्तान में ये कहते हैं कि हिंदुस्तान सभी का है, निश्चित तौर पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हम लोग भाई भाई। तो जब एक परिवार में 4 अगर बच्चे हैं तो चारों का अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? जब हम इस देश के अंदर, जब भारत देश सभी के लिए है, सभी के लिए बराबर कानून चाहिए। तो विश्व हिंदू परिषद का शुरू से ही मत रहा कि यूसीसी जल्दी से जल्दी इस चीज को लागू करना चाहिए। ठीक है, चंद्रशेखर तिवारी जी, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ रहा है, अगर इसका ड्राफ्ट तैयार होगा तो वो हिंदू लॉ के हिसाब से होगा, जो हिंदू लॉ कोड है उसके मान्यताओं को, उसके कानून को सभी धर्मों के लोगों के ऊपर थोपा जाएगा। चंद्रशेखर तिवारी जी, देखिए, ऐसा है कि हम संस्कृति बचाओ मंच तो हमेशा से यही कहता आया है कि एक निशान एक प्रधान और ये लागू होना भी चाहिए, है ना। मतलब आप शरीयत का कानून लागू कर रहे हैं और इनको जो मौलवी साहब बैठे हैं, क्या नाम है इनका, इनको बोलिए जी, हाँ, इनसे पूछिए कानून और पद्धति में, दोनों में अंतर है। पद्धति मतलब जो विवाह की पद्धति है उसको कोई नहीं बदल रहा आपकी। हम अगर हमारा सनातन धर्म जो है वो 16 संस्कार में एक संस्कार है पानी ग्रहण संस्कार, तो हम जो है वो ये थोड़ी कह रहे हैं कानून में कि आप जो है अग्नि के फेरे नहीं लोगे। आप क्या कजियात में जो निकाह पढ़ा जाएगा वो थोड़ी मना कर रहे हैं कि निकाह मत पढ़ाइए, आप तो फेरे लेने लगी है शादी के। तो विवाह पद्धति और कानून में दोनों में अंतर है, वहां कहीं आपको हस्तक्षेप नहीं कर रही है गवर्नमेंट। आपको तो सिर्फ ये कि आज जो है आप शरीयत का कानून लागू करते हैं अपने रिवाजों के लिए, तो ये नहीं चलेगा। आप 3 तलाक 7 शादी कर सकते हो, 25-50 बच्चे पैदा कर सकते हो, वो कानूनन सारी प्रक्रिया में वो आ जाएगा आपके कि आप जो है अगर हमारे लिए 2 बच्चे हैं तो आपको भी 2 ही बच्चे पैदा करने हैं। भारत की जनसंख्या की वृद्धि में जो मुस्लिमों का योगदान है वो अत्यधिक है, वो कंट्रोल होगा, और जब वो कंट्रोल होगा तो हमारी सारी जो है व्यवस्था वो कंट्रोल होंगी। आपके लिए साहब हम जो है वो ऑपरेशन नहीं कराएंगे, हम 5 और हमारे 25 और हिंदू के जो है हम 2 हमारे 2, तो ये कानून थोड़ी चलेगा। एक विधान एक प्रधान और एक निशान ही चलेगा हिंदुस्तान में, वो पद्धति लाई जाएगी। इतना पेट में दर्द होने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी पे संदेह करने की, तो वो तो आप जिंदगी भर से करोगे। आपके समर्थक लोग ठीक है, चलिए चंद्रशेखर जी आगे, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, सत्यप्रकाश शर्मा जी, देखिए बीजेपी ने अभी अगर देखें कुछ सालों से बड़े बड़े फैसले लिए, चाहे 370 की बात कर लें, ट्रिपल तलाक की बात कर लें, एक और बड़ा फैसला यूसीसी, और जब से प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में वहां पर जिक्र किया उसके बाद से, और अब मानसून सत्र में शायद इसका ड्राफ्ट भी आने वाला है, इसका बिल भी आने वाला है। लेकिन विपक्षी नेताओं को फिर मिर्ची क्यों लगनी शुरू हो गई है? क्योंकि अगर एक देश एक संविधान होगा तो क्या समस्या होगी? पहले इसको थोड़ा सा भागीरथ जी समझना, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये साधारण इशू नहीं है जी। देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी, मैं तो यहाँ कह रहा हूँ कि जनसंघ के समझ से बीजेपी की मुख्य एजेंडा 3 है। एक तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, राम मंदिर का निर्माण, और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में मजबूत सरकार है, ऐसे में वो 2 एजेंडों को तो अपने को फुलफिल कर चुकी है। अब वक्त आ गया है कि इस एजेंडे को लागू किया जाए, और इसके लागू करने से उसको आगामी चुनाव जो 2024 में है या इसके साथ 5 राज्यों में भी चुनाव, तो उसको फायदा ये मिलेगा कि इससे जो हिंदू वोटर्स हैं, यानी कि जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानने वाले जो वोटर्स हैं, वो पोलराइज होने में सहयोग के आने से महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे उनको पोलराइज करने के लिए। पहले बात। अब देखिए कि जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आर्टिकल है 44, उस 44 आर्टिकल में डीपीएसपी यानी कि 36 से लेकर जो 52 तक आर्टिकल हैं उसमें डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये कहा गया है, आर्टिकल 44 में कहा गया है कि जो स्टेट हैं वो अपने यहाँ समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। देखिए, इससे जो फायदे हैं, ये पॉलिटिकल फायदे मत देखें, अभी आप सोशल फायदे देखें कि इसमें क्या है कि महिलाओं पुरुषों में समानता आई। ये बेसिकली किसको इफेक्ट करेगा? तो आज देश में 2 अलग अलग पर्सनल लॉज चल रहे हैं, वो पर्सनल ना तो हिंदू लॉ होगा ना मुस्लिम लॉ होगा,
केवल सभी नागरिकों पर एक ही कानून लागू होगा और इसमें जो महिलाओं के प्रति डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे ट्रिपल तलाक है, ऐसी चीजों पर बड़ा अटैक होगा। साथ ही उनका मायके में यानी अपने परिवार में जो उनका हिस्सेदारी है उसको भी सुनिश्चित करेंगे। हालांकि हमारे देश में कई कम्युनिटीज है, न केवल मुस्लिमों को तरीके से देखा जाए, कई ट्राइबल कम्युनिटी की शादियां भी अलग तरीके से होती हैं और उनके जो अधिकार, अरे आप पूरी बात नहीं सुनोगे तो कोई मतलब नहीं, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, बात तो पूरी सुनना पड़ेगी। आगे पूरी बात से ठीक क्या है, अब ये मैं तो एनालिसिस कर रहा हूँ ना, सुने भागीरथी। तो ये क्या है कि जो अन्य जातियां हैं, इन जातियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून सम्मत है, लेकिन देश काल परिस्थिति, क्या देश की परिस्थिति आज ऐसी है कि इसको लागू करने से फायदा होगा लोगों का या उससे समाज में एक तनाव पैदा होगा, जैसा कि कुछ पॉलिटिकल आउटफिट ऐसा कर रहे हैं, कुछ संगठन भी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस पर डायरेक्ट अपोज नहीं किया। कांग्रेस ने सिर्फ एक बात कही कि ये ध्यान भटकाने की तरफ इशारा है। लेकिन मैं अभी कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव से पहले ये जो सरकार है इस कोड को जरूर लाएगी, ऐसा दिखता है, और इसके लाने से उसको चुनाव में फायदा होने की उम्मीद दिखती होगी। ठीक है, बिल्कुल। तो जैसे आपने जिक्र भी किया चुनाव का और आपने कहा कि बीजेपी के जो खास एजेंडे थे उनमें से एक है ये समय आ गई जी। देखिए, जिस तरह से अभी सत्यप्रकाश शर्मा जी ने कहा, उनकी बातों से लग रहा है ये धर्म आधारित यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा। ये मुझे लगता है ये मानव आधारित यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, जो एक मानव के लिए अच्छा होगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, इंसानों के लिए उसके हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाएगा। हालांकि जब ड्राफ्ट आएगा उस वक्त आप लोग और एनालिसिस करेंगे। लेकिन समय आ गया जी, एक सवाल यहां पर जरूर उठता है। देखिए, आप लोग एक तरफ तो मुस्लिम पर्सनल लॉ की उसकी बात करते कि नहीं हमारे शरीयत में ये कहा गया इसको हम फॉलो करेंगे, लेकिन अगर जो क्रिमिनल केसेस की बात हो उसमें आप भारतीय संविधान के तहत आप उसमें सजा पाने का प्रावधान की बात करते हैं, क्योंकि सबको पता है अगर आप शरिया लॉ में जाएंगे तो चोरी की सजा का शरिया लॉ में कितना खतरनाक वहां पे सजा है, हाथ काटने का भी जिक्र किया जाता है। तो अगर आप लोग बाकी जगह अगर आप लोग अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ की डिमांड करते हैं तो बाकी क्रिमिनल केसेस में भी आप लोग इसमें डिमांड क्यों नहीं करते कि हमें शरिया के हिसाब से हमें सजा मिलनी चाहिए? मतलब जहां पर आपको फायदा हो रहा है वहां पर आप भारतीय संविधान या शरिया लॉ की बात करेंगे, और जहां आपको नुकसान हो रहा है आप कहेंगे कि नहीं हमें भारतीय संविधान के तहत चाहिए या शरिया लॉ के तहत चाहिए। आप इसमें अपना फायदा नफे नुकसान के हिसाब से आप कभी शरिया लॉ चुनते हैं तो कभी भारतीय संविधान चुनते हैं। आप सही आगे जी। देखिए भागीरथ जी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जब देश आजाद हुआ तो 1952 में जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें धारा 44 में जिक्र किया गया है, जिसका अभी सत्यप्रकाश जी अपने बात में बता रहे थे, उस पर प्रकाश डाल रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये 1952 में ये बिल लाया गया तो उस टाइम भी समय काल परिस्थिति के अनुसार ही ये बिल लागू नहीं हो पाया, इसका विरोध हुआ था। और अगर ये उस टाइम लागू हो जाता तो शायद परिस्थिति दूसरी होती, लेकिन अगर इसमें इतनी अच्छाइयां थी तो ये 1952 में नहीं। ठीक है, आप तो लागू, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमें जो शरिया लॉ के हिसाब से जो मुस्लिम पर्सनल लॉ उसके हिसाब से हमको चलना है, तो क्रिमिनल केसेस में आप इस तरह के उस सजा का जो प्रावधान है शरिया लॉ में आप उसकी मांग क्यों नहीं करते हैं? मेरी बात पूरी नहीं भागीरथ जी, बात सुन तो लीजिए आप। नहीं, समय कम है, इसलिए संक्षेप में बताइएगा। आप जो बात कह रहे हैं मैं समझता हूँ कि ये सारे जो भी लॉज हैं, चाहे वो हिंदू कोड भी लो, चाहे मुस्लिम पर्सनल हो, चाहे ईसाइयों का हो, चाहे सिखों का हो, सबके अपने पर्सनल लॉज हैं। और धारा 44 के अंदर जब से प्रावधान किया गया तो धारा 25 नहीं, लेकिन बाकी किसी धर्मों की समस्या नहीं हो रही है। लेकिन अक्सर जो मुस्लिम स्कॉलर्स है, मुस्लिम धर्म के जो नेता है, वही कह रहे हैं कि हम इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानेंगे। इसलिए सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। जी बात पूरी नहीं हो पा रही है। मैं कह रहा हूँ आर्टिकल 25 का वायलेशन नहीं होगा। ये आर्टिकल 25 क्या कहता है कि आप अपने धर्म अनुसार जो भी पद्धति है, आपके जो भी कार्य है उसको कर सकते हैं। अब ऐसी मैं तो वही कह रहा हूँ, फिर क्रिमिनल केसेस में भी आप जो शरिया लॉ के तहत सजा के प्रावधान की बात क्यों नहीं करते? अगर चोरी करेंगे तो हमारा हाथ काट दिया जाए, इस तरह की बातें उसमें जिक्र क्यों नहीं करते आप? अभी हाई कोर्ट इलाहाबाद ने एक डिसीजन मुस्लिम शरीयत के आधार पर ही दिया है, जिसमें उन्होंने शादी को नल एंड वॉइड कर दिया। एक हिंदू महिला गई थी, वो लिबियन। ठीक है, चलिए समय हमारे पास कम है, एक लास्ट कमेंट ले लेता हूँ अंकित चौबे जी से। ठीक है, एक समय कम है। अंकित चौबे जी, देखिए जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि हिंदू जो लॉ होगा उसको हमारे पर थोप दिया जाएगा, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में किस तरह से समान नागरिकता होगी अगर उसमें जैसे बहुत सारे प्रावधान है क्या? क्योंकि ये ऑलरेडी गोवा में लागू है। एक संक्षेप में बताइएगा कि किस तरह से दूसरे धर्मों को भी भरोसे में लिया जाएगा सिर्फ 10-15 सेकंड में। निश्चित तौर पे इसके कानून के आने से भारत देश में जितने भी धर्म, जाति, वर्ग और संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए एक सिस्टम हो जाएगा।
इसके साथ ही जब भी देश के संविधान में ये सुविधा या मतलब जब ये कानून ला होगा तो हम जो बार बार बात करते हैं कि हम पंथ निरपेक्ष भारत की बात करते हैं, ठीक है, तो वो एक होना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि संजय में सिर्फ 5-10 सेकंड एक लास्ट कि पूरे विश्व में कहीं पर भी अलग अलग धर्मों के अकॉर्डिंग कानून नहीं बने हुए हैं। ठीक है, चलिए आपकी इसी बात से इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। समय अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंकित चौबे जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, चंद्रशेखर तिवारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया और ऐसा भी माना जा रहा है कि इस मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल आ सकता है, उसके बाद से विपक्षी नेताओं को मिर्ची लगनी शुरू हो गई। विपक्षी नेताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। खासकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इसको हम नहीं मानेंगे, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानेंगे। और जमीयत उलेमा ने हिंद ने भी कहा है कि हम इस तरह के कानून को नहीं मानेंगे। लेकिन एक देश एक संविधान होना चाहिए, हर कोई चाहता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। लेकिन देखना होगा कि सरकार कैसे सभी धर्मों को साथ लेकर एक ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाती है जहां पर सभी धर्मों के लोग इस कानून को मानते हैं और कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि हमारा देश और विकास की गति की ओर आगे बढ़ता जाएगा। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।